गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही प्रियंका की ननद सुरभि ने बैग उठाया और सीधा पहुंच गई अपने मायके, और वो भी अपने तीन यानी ट्रिपल बच्चों के साथ। उसके तीनों बच्चे एक साथ हुए थे और वो सभी 7 साल के थे। सुबह 6 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। नहाकर पूजा पाठ में लगी प्रियंका जल्दी से पूजा खत्म कर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद सुरभि खड़ी थी। अरे दीदी, आप आइए आइए। और ये मेरे नन्हे शैतान कैसे हैं? हम ठीक है मामी। मामी भूख लगी है, मैंगो शेक पीना है। बेटा, पहले घर के अंदर तो घुस जाओ, उसके बाद अपनी डिमांड्स करते रहना मामी से। अब एक ही तो मामी है तुम्हारी, ये तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगी तो कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा दीदी, आप सब अंदर आइए। प्रियंका की एक ही ननद थी, वो तो बस मौका ढूंढती थी बार बार अपने मायके आने का। जब भी बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती, वो झट से ऑटो लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ आ धमकती। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। प्रियंका ने झट से सबके लिए मैंगो शेक बनाया। तीनों बच्चे गटागट झट से सारा गिलास पी गए। मामी, इससे तो पेट भरा ही नहीं, और बनाकर दो ना। हाँ भाभी, सच कहूँ तो मेरा भी और पीने का मन है। अब वहाँ तो इतना बनता नहीं। वो क्या है ना, इनकी दादी शुगर पेशेंट है, तो आप हमारे लिए और बना दो। जी दीदी, बस अभी लाई। प्रियंका ने देखा कि घर में दूध और आम तो खत्म हो चुके हैं। उसने जल्दी से अपने पति को जगाया। सुनिए, दीदी और बच्चे आए हैं, आप जल्दी से बाजार से जाकर दूध और आम ले आइए, उन्हें मैंगो शेक पीना है। लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन ही फल वाला बैठा होगा? मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी जाकर लेकर आइए। रणवीर आंखें मसलते हुए बाजार चला गया और सामान लेकर कुछ देर बाद लौट आया। कुछ देर बाद प्रियंका ने सबको मैंगो शेक बनाकर पिलाया। तभी सुरभि की माँ भी जाग गई। आ गई मेरी बच्ची, और ये तीनों नटखट कैसे हैं? बड़ी याद आती है मुझे इनकी। हम सब भी तो तुम्हें बड़ा मिस करते थे। ये तो रोज बोलते थे चलो नानी के घर जाऊंगा तो मैंगो खाऊंगा, और देखो आती 2-2 ग्लास मैंगो शेक पी गया। अच्छा भाभी, वो मैं क्या कह रही थी, आज ना मेरा बेसन के चीले खाने का बड़ा मन था। अब नाश्ते में वही बना दो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए पास्ता बना देना, ये वही खाएंगे। जी दीदी। ननद के आते प्रियंका की परेड शुरू हो गई। सुबह के 11 तो उसे नाश्ता खिलाते हुए हो गए, ऐसे उसे दोपहर हो गई। फिर प्रियंका दिन के खाने की तैयारी करने लगी। वहीं सोफे पर पड़ी हुई ननद बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी। तभी सुरभि ने जोर से आवाज लगाई, भाभी, वो जरा टीवी का रिमोट पकड़वाना, सामने ही रखा है। प्रियंका की ननद बड़ी ही आलसी थी, वो उसकी किसी काम में मदद नहीं करवाती थी, उल्टा अपना काम भी उसी पर डाल देती। भाभी, वो मेरे तीनों बच्चों को जरा नहला देना, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ हाँ तो कर देगी, ये भी घर पर रहकर कौन सा तीर मारती है, सारा दिन तो पड़ी रहती है। सास के ताने और ननद की डिमांड पूरी करते हुए वो तीनों बच्चों को नहलाने लगती है। फिर सबके लिए खाना बनाने जाती है। कमर भी दुखने लगी है, एक काम करती हूँ, पेन किलर खा लेती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। दवाई खाकर वो फिर से कामकाज में लग गई। सुबह से लेकर रात तक प्रियंका अपनी ननद और उसके बच्चों की सेवा में लगी रहती, लेकिन फिर भी आह तक नहीं भरती। सारा दिन काम करके तुम भी थक जाती होंगी ना प्रियंका। मैं जानता हूँ सुरभि के आने से घर में काम बढ़ गया। कोई बात नहीं जी, 2 महीने की बात है, फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तब कहाँ दीदी इतने दिनों के लिए आ पाएंगी। यही सोचकर प्रियंका 2 महीने तक उनकी खूब खातिरदारी करती रही। वो सारा दिन घर का काम करती, सबकी खूब सेवा करती। सारा दिन काम कर करके अब वो बुरी तरह थकने लगी थी। अब तो 2 महीने की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी ननद जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रोज प्रियंका की दोस्त का फोन आता है। अरे, तेरी ननद गई या नहीं अभी? नहीं दीदी, अभी यही है। क्या? लेकिन अब तो 2 महीने की छुट्टियां भी खत्म हो गई। सच में ना प्रियंका, तूने अपनी ननद की आदत बिगाड़ दी है, इसीलिए वो कुछ करना ही नहीं चाहती और ना ही यहाँ से जाना चाहती है। चल मैं फोन रखती हूँ, तो कर अपनी ननद की सेवा। प्रियंका की दोस्त ये कहकर फोन रख देती है। तभी सुरभि उसको आवाज देती है, भाभी, ओ भाभी, जरा जल्दी से मेरे ये नाखून काट देना। जी अभी आई दीदी। प्रियंका बाहर आ जाती है और सोफे पर बैठी हुई अपनी ननद के नाखून काटने लगती है। अपनी ननद की ऐसी हरकतों से अब प्रियंका भी कहीं न कहीं थक चुकी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, इसलिए अब वो इससे छुटकारा पाने का सोचती है। रणवीर जी, ये सुरभि दीदी वापस अपने ससुराल कब जाएंगी? मैंने सोचा था मैं भी कुछ दिन अपने मायके रहने जाऊंगी, लेकिन अब मैं कह देती हूँ, अगर वो ससुराल नहीं गई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ दिन की बात है, फिर वो चली जाएगी। ये कहकर रणवीर काम पर चला गया। अब प्रियंका ने सोचा, ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। बड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से अपनी ननद की सास का फोन नंबर उसके फोन से ले लेती है। फिर उसे फोन करके कहती है, हेलो, नमस्ते आंटी जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, सुरभि की भाभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्रियंका बहू, तुम कैसी हो? और सुरभि वो कैसी है? जब से अपने मायके गई है, सास को तो भूल ही गई है, मुझे फोन ही नहीं करती।
इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। वो क्या है ना, सुरभि दीदी आपको बड़ा याद करती हैं, बस फोन नहीं कर पाती। कम से कम दिन में 10 बार आपका नाम ले लेती हैं। क्या तू सच कह रही है बहू? मुझे तो लगा था वो मुझसे नाराज होकर गई है, क्योंकि मैंने उसे इतनी जल्दी छुट्टियों में मायके जाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, वो क्यों आंटी जी? वो इसलिए क्योंकि उसकी ननद कुछ दिन के लिए आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो ये बैग उठाकर चल दी। अरे नहीं नहीं, वो तो दिन में 10 बार आपका नाम लेती हैं और आपको बड़ा याद करती हैं। इतना प्यार तो मैंने किसी बहू के मन में अपनी सास के लिए नहीं देखा। आपको यकीन ना हो तो यहाँ आकर देख लीजिए। और शायद इसीलिए वो वापस अपने ससुराल भी नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उनसे नाराज ना हो। सच कहूँ तो वो आपके बिना रह ही नहीं सकती, और शायद आप उनके बिना। तू सच कह रही है बहू, फिर तो मैं जरूर अपनी बहू को लेने आऊंगी। प्रियंका ने खुशी खुशी फोन रख दिया। अब वो बड़ी खुश थी, तभी उसकी ननद की आवाज आती है। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी। भाभी, आज मेरा और बच्चों का ना खीर खाने का बड़ा मन था। आज आप डिनर में मीठे में वही बना देना। जी दीदी जरूर। और बहू सुन, अच्छे से मेवे और देसी घी भी डालना उसमें। जी जरूर माँ जी। अगले दिन प्रोमिला अपने बेटे के साथ सुरभि को लेने उसके मायके पहुंच गई। हैं? ये कहाँ से आ गई? मेरी बहू, मैं तुझे कितना याद कर रही थी। माँ जी प्रणाम, मैं भी आपको बड़ा मिस कर रही थी। इतना कहती प्रोमिला उसके गले लग गई। चल अब अपने घर चल, तू यहाँ पड़ी हुई है, वहाँ तेरा ससुराल कौन संभालेगा? 2.5 महीने से खुद ही गैस पर अपने हाथ जला रही हूँ। अब सुरभि के पास और कोई चारा नहीं था, उसे अब अपने ससुराल वापस जाना ही पड़ा। उसके जाते ही प्रियंका ने लंबी सांस भरी। वो कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। आप खाने में खीर, मटर पनीर, पूड़ी, गुलाब जामुन और हाँ, मेरे फेवरेट दही भल्ले बना देना। तू आ रही है, लेकिन अभी तो तेरी ननद वहीं है ना, तो फिर तू कैसे आएगी? माँ, आखिरकार मेरी ननद चली गई। अब प्रियंका कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है और बड़े आराम से वहाँ रहकर कुछ दिन बाद खुशी खुशी लौट आती है। निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा, तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है, और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ, भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम ना करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में काम चोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी, ये मयंक को रख लो। मयंक बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी, सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ। और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी, मैं तो दिन में आराम करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ, 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहां खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी, मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे वो तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है?
अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूँ, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ, कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ, वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ, अच्छे से पता है। अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा, मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ। भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं। जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती है वो बेचारी कैसे रह रही होंगी? ये तो अच्छा है कि दीदी पास में रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है। वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा, तू सुबह सुबह? माँ अभी बात करने का वक्त नहीं है। ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली तो अब बच्चे के लिए टिफिन ना रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी? अभी तो तेरी सास खटाटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर, अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले। और हाँ, अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। बहुत नींद आ रही है, भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी चाय बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को। देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये 1 कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है। मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का गिलास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ अब छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ। माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं, इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो। और हाँ, अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब, 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सब का प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सबके लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार